ये वीडियो उनके लिए है जो कम इन्वेस्टमेंट से ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पर वो डर चुके हैं कि उनका थोड़ा बहुत जो इन्वेस्ट वो कर रहे हैं बिजनेस में वो भी लॉस पे ना चला जाए, उनका प्रोडक्ट्स रिटर्न हो जाए, वरना उनका प्रोडक्ट सेल ही ना हो पाए और उनका इन्वेंट्री स्टक हो। तो उस तरह कई सारा डर रहता है बिगिनर्स के लिए। तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों मेजॉरिटी ई कॉमर्स सेलर्स लॉस फेस कर रहे हैं और उसी तरह क्या हाई प्रॉफिटेबल कैटेगरीज है और प्रोडक्ट्स है जो कम रिटर्न आता है। मतलब एज ए बिगिनर आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी ऑलमोस्ट 10 ईयर से ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर हूँ। मतलब आज ही मेरा एक ट्रायल यूनिट्स का बैच आया अभी कुछ देर पहले, यहाँ पर पीछे मैंने रखा है, आप देख सकते हैं। और मेरा खुद का सॉफ्टवेयर टूल भी है, मार्केटिंग एजेंसी भी है, मोर देन 200 लोगों के साथ हमने काम किया है। तो उसी नॉलेज और एक्सपीरियंस से मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। तो सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले व्हाई डू मेजॉरिटी ई कॉमर्स सेलर्स फेस लॉस। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है ई कॉमर्स में क्या होता है कि बैरियर ऑफ एंट्री बहुत ही लो है। हर कोई जो सोचता है कि ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने का, वो सेलर अकाउंट तो ओपन कर सकता है, उस जीएसटी ले सकता है, यूट्यूब वीडियो देखकर जीएसटी अप्लाई कर सकता है, सेलर अकाउंट ले सकता है, प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकता है, लिस्ट कर सकता है, बट ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट सेल होगा, है ना। तो इसीलिए बैरियर ऑफ एंट्री कम है, तो हर कोई स्टार्ट करना चाहता है। बट इवन दो सही स्टार्ट करने के बाद भी क्यों ई कॉमर्स सेलर्स लॉस फेस कर रहे हैं उसके बारे में ध्यान देते हैं। एंड उसका मेन रीजन है रिटर्न्स, है ना। रिटर्न्स क्यों ज्यादा आता है उसके लिए भी एक रीजन है। देखो, रिटर्न्स तभी आता है जब कस्टमर को लगता है कि जो उन्होंने देखा है प्रोडक्ट ऑर्डर करने के वक्त वो उनको नहीं मिला है ना। एक इमोशनल रीजन रहता है। तो उसको ही सही तरीके से एनालाइज करने के बाद, मतलब इतना साल करने के बाद मुझे एक चीज पता चला कि जो प्रोडक्ट में वेरिएशन ज्यादा रहता है ना, जैसे कि अपैरल कैटेगरी, उसमें हम रिटर्न्स कंट्रोल ही नहीं कर सकते, उसमें रिटर्न ज्यादा आता ही है। क्योंकि क्या होता है कि साइज का डिफरेंशिएशन रहता है, कलर का डिफरेंशिएशन रहता है, डिजाइन का डिफरेंशिएशन रहता है ना। हर एक डिफरेंशिएशन में चाहे कोई एक वेरिएशन अच्छा सेल भी हो रहा हो, बाकी वेरिएशन अगर अच्छा सेल नहीं हो रहा है तो अगेन वो बिजनेस लॉस में ही जाता है, चाहे आपका एक वेरिएशन कितना भी अच्छा सेल हो रहा हो, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट तो बाकी वेरिएशन में स्टक हो चुका होता है ना। इसीलिए अपैरल्स अगर आप कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले यू शुड बी अ मैन्युफैक्चरर। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं, आपको प्रोडक्ट बहुत ही लो कॉस्ट पे मिल रहा है, देन यू कैन अफोर्ड दैट। वरना आपका मार्केटिंग बहुत हाई रहना है, मतलब आपको एक इन्फ्लुएंसर बनना है, मतलब आपका नाम से ही लोग आपका टी शर्ट्स, आपका अपैरल्स खरीदना चाहिए, उस टाइप पे है, तो देन यू कैन गो फॉर अपैरल्स। अगर आप एक मैन्युफैक्चर भी नहीं है और अगर आपके पास एक फॉलोइंग भी नहीं है मार्केटिंग के लिए, देन जस्ट एज ए मिडलमैन, जस्ट एज ए थर्ड पार्टी सेलर अगर आप अपैरल्स को पिक करते हैं, देन यू विल डेफिनेटली बी इन लॉस। तो इसीलिए इन जनरल जो भी प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा वेरिएशंस रहता है उसको अवॉइड कीजिए। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 वेरिएशंस रह सकता है आपके प्रोडक्ट में। और फिर जाके वन ऑफ द मेजर रीजन है रिटर्न ज्यादा आने का, वो है टाइप ऑफ कंज्यूमर्स आप पिक कर रहे हो, है ना। किन कंज्यूमर्स को आप पिक करते हैं उस तरह आपको रिटर्न ज्यादा आता है, मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप। देखो, मीशो में एवरेज ऑर्डर वैल्यू है ना अराउंड 360 रुपीज का है, और अमेजॉन में एवरेज ऑर्डर वैल्यू अराउंड 1650 रुपीज का है। मतलब डिफरेंस आप देख सकते हैं। बट अमेजॉन में जो रिटर्न आता है ना वो बहुत ही कम है कंपेयर टू मीशो। मीशो में लोग लिटरली 350 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं पर फिर भी रिटर्न कर रहे हैं, और अमेजॉन पर 1650 रुपीज तक स्पेंड कर रहे हैं बट रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो इससे एक चीज हमको पता चलता है कि अमेजॉन में ज्यादा प्रीमियम कंज्यूमर्स है और प्रीमियम कंज्यूमर ज्यादा रिटर्न नहीं करते हैं। चाहे कितना भी कम प्राइस पे आपका प्रोडक्ट आप सेल करो, अगर आपका कंज्यूमर्स ही वैसे है, मतलब बजट कंज्यूमर्स या इकोनॉमिक कंज्यूमर्स जो कहते हैं, वो लोग ज्यादा ही रिटर्न करते हैं। तो इसीलिए आपको टाइप ऑफ कंज्यूमर सही तरीके से पिक करना है। तो इसीलिए मैं हमेशा मेरे वीडियोस में कहता हूं कि आपको हमेशा प्रीमियम कंज्यूमर्स को पिक करना है, चाहे आपका सेल्स, मतलब यूनिट्स ऑफ सेल्स मंथ के लिए कम हो। अगर आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज्यादा है तो आप उतना ही रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे जो ज्यादा वॉल्यूम पे सेल कर रहे होते हैं ना पर मंथ के लिए। तो इसीलिए आपको प्रीमियम कंज्यूमर्स को सेलेक्ट करना है। अगर आपको रिटर्न्स अवॉइड करना है सो यू हैव टू सेलेक्ट अ प्रीमियम कंज्यूमर्स जहां पर एवरेज ऑर्डर वैल्यू मोर देन 899, मोर देन 999 रुपीज पे है। तो अब आपको पता चल चुका है कि क्यों मेजॉरिटी ई कॉमर्स सेलर्स लॉस फेस कर रहे हैं। तो अब मैं आपको हाई प्रॉफिटेबल कैटेगरीज के बारे में एक्सप्लेन करता हूं, जिन कैटेगरीज में आपका प्रोडक्ट्स आप लॉन्च कर सकते हैं 2026 और आगे आने वाले साल में। तो आपको हाई प्रॉफिटेबल कैटेगरीज बताने से पहले ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। देखो, अगर आप ऐसा नीश में जा रहे हो जहां पर खुद मैन्युफैक्चरर सेल कर रहे हैं ना, तो आप कभी भी उनको कॉम्पीट नहीं कर सकते। देखो, अगर मैं कहूं तो मैं एज ए ई कॉमर्स सेलर, मैं बस एक मिडलमैन हूं। तो मैं प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चर नहीं करता हूं ना, मैं एक्चुअली प्रोडक्ट रिसर्च करता हूं और जो भी प्रोडक्ट हाई डिमांड लो कॉम्पिटिशन पे है वो मैन्युफैक्चरर से उठा के उसको प्राइवेट लेबलिंग करके फिर सेल करता हूं, है ना। तो अगर मैं सेल कर रहा हूं जहां पर वहां पर ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर्स खुद हैं जो खुद उनका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उनको मैं कभी बीट ही नहीं कर सकता हूं, चाहे वो डिजाइन के डिफरेंशिएशन के वाइज हुआ हो और प्राइसिंग के वाइज हुआ हो, है ना। क्योंकि उनको ऑलरेडी प्रोडक्ट सस्ते में पड़ रहा है पर मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरर से खरीद के शिपिंग कॉस्ट सब कुछ मुझे लगता है। तो इसीलिए मैं उन कैटेगरीज को अवॉइड करता हूं जहां पर खुद मैन्युफैक्चरर सेल कर रहे हैं। अगेन अपैरल्स जो मैंने कहा, मैं जो अपैरल्स में और यूटिलिटी प्रोडक्ट्स जो रहता है, मतलब लोग सिर्फ यूटिलिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रांडिंग और इमोशन रीजन के लिए परचेज नहीं करते हैं ना, तो उस तरह प्रोडक्ट में ज्यादातर मैन्युफैक्चर
मैन्युफैक्चरर्स खुद रहते हैं, क्योंकि वो उनको डिफ्रेंशिएशन तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको बस मैन्युफैक्चर इस तरह करना है ताकि वो प्रोडक्ट सस्ते में वो बेच सके। तो और कंज्यूमर्स भी वैसे ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल टिश्यू पेपर या गार्बेज बैग, देखो टिश्यू पेपर चाहिए कि कितना भी प्रीमियम हो, कंज्यूमर्स कितना भी वो स्पेंड करना चाहते हो, एंड ऑफ द डे वो एक टिश्यू पेपर है ना, उसको जो बंदा कम प्राइस में सेल कर रहा है अमेजोन पर, उससे ही वो खरीदते हैं। तो इसीलिए टिश्यू पेपर, गार्बेज बैग और ज़्यादातर अपैरल्स, जो भी यूटिलिटी प्रोडक्ट्स रहता है ना, उस टाइप के प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरर्स खुद सेल कर रहे होते हैं, और आप जाके एज ए मिडिलमैन उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको एज ए बिगिनर प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के वक्त आपको देखना है कि आपका नीश कैसा है, उसमें बाकी कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, है ना, वो क्या मैन्युफैक्चरर्स है या आपकी जैसा मिडिलमैन है, वो चेक करके ही आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है या आप एग्जिस्टिंग सेलर है और आपको आउटसोर्स करना है मोस्ट ऑफ द काम, जैसे कि अकाउंट रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट रिसर्च, सप्लायर्स ढूंढना, अकाउंट को मैनेज करना, सब कुछ, हमारा एजेंसी सर्विसेज आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप डायरेक्टली मुझसे एक फ्री कॉल बुक कर सकते हैं। सो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट अवर DFI एंड एजेंसी सर्विसेज, एंड आपका सारा क्वेश्चंस आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ यू आर रेडी टू स्टार्ट, वी कैन किक स्टार्ट द प्रोसेस। अगेन यू कैन चेकआउट द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो मैंने कुछ महीने पहले एक केस स्टडी डाला था मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमारा एक क्लाइंट ने लिटरली एक ही मंथ में 6 लाख का रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया था, और उनका प्रॉफिट मार्जिन भी अराउंड 34% था। अप्रैल में अराउंड, सिर्फ अप्रैल में ही अराउंड 6 लाख का सेल हुआ है एक ही मंथ में। 6,55,000। हाँ वही। तो उनका जो प्रोडक्ट का कैटेगरी था ना, वही हमारा पहला हाई प्रॉफिटेबल कैटेगरी है, दैट इज हेल्थ एंड पर्सनल केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट। तो इस कैटेगरी लेकर ही कई सारे लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि इस कैटेगरी के लिए मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए। देखो, सर्टिफिकेशन हमेशा है ना एक प्रोडक्ट के लिए रहता है, कैटेगरी के लिए नहीं। अगर आपके प्रोडक्ट एक कंज्यूमेबल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर लग रहा है, और उसमें हजार्डस कॉम्पोनेंट है, तभी आपको सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर वो उस तरह प्रोडक्ट नहीं है, तो चाहे कौन सा भी कैटेगरी में हो, चाहे वो हेल्थ एंड पर्सनल केयर में हो या ब्यूटी कैटेगरी में हो, उसके लिए सर्टिफिकेशन नहीं लगता है। तो हमारा क्लाइंट का प्रोडक्ट तो मेकअप ऑर्गेनाइजर था। ऑफ कोर्स उन्होंने ऑफर भी बेहतरीन किया था, और उन्होंने डिफरेंशिएशन भी बहुत ही अच्छा किया था, और हमने मतलब लिटरली कई सारे स्ट्रैटेजीज हमने इस्तेमाल किया था टू गेट दैट प्रोडक्ट ऑन द फर्स्ट पेज। वो केस स्टडी भी बाद में आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये जो कैटेगरी है ना, हेल्थ एंड पर्सनल केयर और ब्यूटी कैटेगरी, इसमें कई सारा प्रीमियम कंज्यूमर्स ही रहते हैं, और यहाँ पर मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा तरीके से मार्केटिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, तो आपका प्रोडक्ट आप ज्यादा प्राइस पे सेल कर सकते हैं, और कॉम्पिटिशन को भी वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्राइस वॉर पे नहीं जाते हैं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट एक अलग रहता है ना, क्योंकि आपने अच्छे से डिफरेंशिएशन किया होता है। तो वही हमारा क्लाइंट ने भी किया था, जिससे उन्होंने अराउंड 6 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो यही चीज आपको देखना है, जो भी कैटेगरी आप पिक कर रहे हो, वहां पर वो वैल्यू रहना चाहिए, आपका डिफरेंशिएशन का वैल्यू रहना चाहिए। वहां पर कंज्यूमर्स है ना, आपका डिफरेंशिएशन देखकर प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, ना कि कौन कम प्राइस में सेल कर रहा है। वो देखकर अगर आपके कंज्यूमर्स परचेस कर रहे हैं, तो कभी भी आप उस नीश में, उस कंपटीशन में आप टॉप नहीं आ सकते हो, क्योंकि आपसे ज्यादा पैसा रहने वाले लोग मतलब मैन्युफैक्चरर्स हैं इस दुनिया में, है ना। तो उनसे आप कभी कॉम्पीट नहीं कर सकते हो। आपका यूनिक स्किल्स क्या है? प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना, अच्छे ऑफर करके, अच्छे मार्केटिंग करके, ज्यादा प्राइस पे ज्यादा लोगों को सेल करना। तो इसीलिए आपको इसी तरह नीश को सेलेक्ट करना है। फिर सेकंड कैटेगरी है बेबी कैटेगरी। देखो, ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट कैटेगरी है, क्योंकि इन द पास्ट मैंने खुद लॉन्च किया है बेबी कैटेगरीज में। तो बेबी कैटेगरी में हर कोई कंज्यूमर्स प्रीमियम कंज्यूमर्स है, कोई भी अपने बच्चे के लिए ना सस्ता प्रोडक्ट खरीदने की पसंद नहीं करते हैं। तो बेबी कैटेगरी में वैल्यू ज्यादा है आपका डिफरेंशिएशन का। अगर आप एक अच्छे से डिफरेंशिएट करते हैं, आप अच्छे से एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं आपके प्रोडक्ट के साथ, आप ज्यादा प्राइस पर आप सेल कर सकते हैं। और बेबी कैटेगरी में कई सारा सब कैटेगरीज है, जिसमें नया नया प्रोडक्ट्स आता रहता है। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप यूएसए में चेकआउट कर सकते हैं। यूएसए में कोई एक नया प्रोडक्ट रहता है जो हाई डिमांड पे रहता है, और वो प्रोडक्ट इंडिया में नहीं मिल रहा होता है। उस पर्टिकुलर डिजाइन और प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा रहता है, और वो कोई सेलर फुलफिल नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी सेलर उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे वो ध्यान दे रहे होते हैं, उनको वो प्रोडक्ट स्टॉक में रखना है ना, तो वो नया डिफरेंशिएशन की ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो आप एज ए नया सेलर उन डिमांड्स को आप फुलफिल कर सकते हैं, उन मार्केट गैप को आप फुलफिल कर सकते हैं। तो बेबी कैटेगरी वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी है। मतलब मैंने खुद कई सारा प्रोडक्ट रिसर्च किया है इन द पास्ट, मतलब पिछले कुछ महीने में मैं बेस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स का मतलब एक सीरीज चला रहा हूं मेरे चैनल में, जहां पर मैंने खुद कई सारा अच्छे प्रोडक्ट्स ढूंढा है बेबी कैटेगरी में। और रिसेंटली हमारे एक क्लाइंट ने भी प्रोडक्ट लॉन्च किया था Q4 से पहले, मतलब उन्होंने अराउंड सितंबर में उनका प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किया था, और लिटरली एक ही मंथ में, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च भी सही तरीके से किया था, मतलब सही टाइम पे किया था, और अक्टूबर के बाद मतलब एक्सटेंसिवली उनका सेल्स आया। मतलब लिटरली वो 2 बार आउट ऑफ स्टॉक चले गए, क्योंकि इनके पास इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा कम था। फिर जाके उन्होंने ह्यूज बैच मंगवाया, अराउंड 2000 यूनिट्स मंगवाया चाइना से इंपोर्ट करके। तो अभी उनका प्रोडक्ट ऑलरेडी फर्स्ट पेज पे आ चुका है, और कंसिस्टेंट सेल्स आ रहा है। तो बेबी वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी है अगर आप कंप्लीट बिगिनर है शुरुआत करने के लिए। देखो, कुछ दिन पहले आपको पता ही होगा, जब गवर्नमेंट ने स्ट्रे डॉग्स को बैन लगाया था, तो कई सारा लोग स्ट्राइक पे आ रहे थे, मतलब डॉग लवर्स। There is no money that we are asking from the government. It is all self-sustaining. Then what is the problem? Why is Supreme Court giving this order? तो स्ट्रे डॉग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको पता ही होगा, इंडिया में मतलब स्पेशली जेंजी में हर जेंजी मतलब एक पेट
पालना चाह रहे हैं हम, आजकल एक मतलब एक रूल बन चुका है, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे कि बैंगलोर में हर कोई एक मतलब एक पेट पालना चाह रहे हैं, मतलब स्पेशली डॉग्स या कैट। तो पेट सप्लाईज वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी है, क्योंकि पहले अगर हम देखें 4-5 साल पहले पेट सप्लाईज में उतना अच्छा खास कोई प्रोडक्ट नहीं था, क्योंकि डिमांड ही नहीं था, ज़्यादा लोग परचेज नहीं कर रहे थे। बट अभी कई सारा लोग स्पेंड करना चाह रहे हैं, और यहाँ पर ज़्यादातर प्रीमियम कंज्यूमर्स है, क्योंकि आपको पता ही होगा अगर कोई फैमिली एक पेट पाल रहे हैं तो उनके पास ऑलरेडी ज़्यादा पैसा रहता है ना, वो एक प्रीमियम कंज्यूमर्स रहते हैं, इसलिए वो अच्छे अच्छे पेट पालते हैं। इन डॉग्स रहता है ना, जैसे कि शिह त्ज़ू और साइबेरियन हस्की, ये डॉग्स बहुत ही कॉस्टली डॉग्स रहता है, मतलब उनका मेंटेन करना मतलब आपको एक लिटरली ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है, एक घर के पर्सन को ही मेंटेन करने जैसा रहता है। तो वो लोग ऑब्वियसली ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं, तो इसीलिए पेट सप्लाईज में है ना काफ़ी ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ह्यूज है। तो अगेन इसका भी एक केस स्टडी है, मतलब लिटरली हमने एक पेट सप्लाईज में भी हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया था, मतलब जो भी मैं प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहा हूँ ना यहाँ पर ऑलरेडी हमने काम किया है, इन कैटेगरीज में ऑलरेडी हमने प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है, हमारा हो या हमारा क्लाइंट्स का, और अच्छा रिजल्ट्स भी मिला है, तब जाके ही मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ ये कैटेगरीज। तो लिटरली मतलब मैं क्लाइंट के साथ बात कर रहा था जिन्होंने ऑलरेडी कई सारा प्रोडक्ट्स उनका लॉन्च किया था, तो उनको हमने सजेस्ट किया था पेट सप्लाईज का एक प्रोडक्ट, और फिर जाके उन्होंने उतना ऑर्डर नहीं किया था, मतलब कम यूनिट से ही ऑर्डर किया था, उनको नहीं लग रहा था, क्योंकि वो प्रोडक्ट एक्चुअली यूएसए में हमने चेक किया था, इंडिया में वो प्रोडक्ट एक्चुअली कोई किसी ने लॉन्च नहीं किया था, मतलब उस डिज़ाइन का। तो उन्होंने थोड़ा डाउटफुल में ही उन्होंने कम यूनिट से ऑर्डर किया था, फिर अगेन वो आउट ऑफ स्टॉक चले गए, फिर उन्होंने उतना यूनिट्स ऑर्डर किया, मतलब लिटरली उनके घर में ही उन्होंने रखा था। तो उनके साथ जब मैं बात कर रहा था, उनके पीछे सभी बॉक्सेस था, तो इतना ज्यादा क्वांटिटी पे उन्होंने ऑर्डर किया था, क्योंकि उसका डिमांड उतना ह्यूज था। तो इसीलिए आप जरा सोच सकते हैं कि पेट सप्लाईज में कितना ह्यूज डिमांड है, और वो ह्यूज डिमांड है ना कोई भी सेलर फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं तो पेट सप्लाईज और उसका सब कैटेगरीज में जरूर एक बार रिसर्च कीजिए, आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाता है। और जैसे मैंने पहले स्ट्रैटेजी बताया, यूएसए में भी चेक कीजिए, क्योंकि वहां पर कोई एक नया डिजाइन आ चुका होता है जो यहाँ पर कोई नहीं कर रहा होता है। और फिर जाके लास्ट कैटेगरी, ये भी मेरा पर्सनल फेवरेट कैटेगरी है, दैट इज स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। ये एक एवरग्रीन कैटेगरी है, इसमें नया नया डिजाइन आता ही रहता है, और हर कोई मतलब प्रीमियम कंज्यूमर्स है ना, जब कोई बंदा जिम जाने के लिए या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए सोचता है ना, उससे पहले वो प्रोडक्ट्स खरीदता है, और उसको पसंद रहता है कि इस कलर का ही मुझे खरीदना है, इस ब्रांडिंग का ही मुझे खरीदना है। उस इमोशंस के अराउंड हम प्ले कर सकते हैं एज ए सेलर्स, हम अच्छे डिफ्रेंसिएशन के साथ एक पर्टिकुलर लोगों को टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि लड़कियों को या लड़कों को, और बेहतरीन डिफ्रेंसिएशन और प्रीमियम प्रोडक्ट उनको ऑफर कर सकते हैं। और मेरे खुद मतलब लिटरली मेरा ही केस स्टडी में बता सकता हूँ, 2020 जनवरी में मैंने स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, दैट वाज रेजिस्टेंस बैंड, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था और हर कोई घर से ही जिम करना चाह रहे थे। और फिर जाके मैंने उसको डिफ्रेंशिएट भी किया था, कलर भी चेंज किया था, और अच्छे से ब्रांडिंग किया था। मैंने लिटरली एक ही दिन में उन प्रोडक्ट से 1.3 लाख का सेल्स किया था। आप जरा सोच सकते हो, 2020 जनवरी में है ना, मैं कोई बड़ा सेलर नहीं था, मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था, मतलब मैं ट्राई आउट कर रहा था डिफरेंट चीज़ें, मतलब मंथ के लिए एनीवेयर अराउंड 25 to 30,000 का नेट प्रॉफिट कर रहा था मैं, और मैं सोच रहा था कि किस तरह मेरा बिजनेस में स्केल करूं। और फिर जाके लॉकडाउन जब ओपन हुआ, मतलब जब गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि लॉकडाउन के टाइम मतलब ई कॉमर्स सेल्स हो सकता है, तब लिटरली मतलब एक ही दिन में 1.3 लाख का सेल्स मैंने किया था, और उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी मेरा अराउंड 28% था। तो आप जरा सोच सकते हैं कि स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी कितना पावरफुल कैटेगरी है। और फिर जाके और एक कैटेगरी में आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, दैट इज ऑफिस कैटेगरी। तो ऑफिस कैटेगरी में कई सारा लोग मतलब गिफ्ट करते रहते हैं, और आजकल आपको पता ही होगा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, हाइब्रिड मॉडल चल रहा है, तो हर कोई उनके घर में ही एक ऑफिस सेटअप बना रहे हैं, है ना। तो कई सारा ऐसा प्रोडक्ट्स है, नया नया प्रोडक्ट्स ऑफिस कैटेगरी में, जो अच्छे प्राइस पे सेल कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करके सेल कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर एडवांटेज क्या है कि इस कैटेगरी में खुद मैन्युफैक्चरर सेल नहीं करते हैं, ज्यादातर यहाँ पर मिडलमैन ही सेल कर रहे होते हैं। तो प्लेंटी ऑफ सब कैटेगरीज है जहां पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप में से अगर कोई है जिन्होंने ऑलरेडी प्रोडक्ट्स लॉन्च किया और आपको सेल्स नहीं मिल रहा है, आपको पता नहीं क्या करना है, तो आप लोगों के लिए ही मैंने एक वीडियो बनाया है, यहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह आपका लिस्टिंग को बेहतरीन बना सकते हैं, एक अच्छा ऑफर क्रिएट कर सकते हैं, और जो प्रोडक्ट आपका सेल नहीं हो रहा है ना, उसका सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है, और सारा मेरा रिसोर्सेस और सर्विसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेकआउट कीजिए। सो एज ऑलवेज स्टे फोकस्ड।